अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने वजीराबाद में 3 नवंबर को खुद पर होने वाले हमले से मुताल्लिक आज एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। एक बार फिर वफाकी हुकूमत और नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद पर इल्ज़ाम लगाया है और आज इमरान खान ने अहम सवालात भी उठा दिए हैं। मगर अहम बात यह है कि कल इमरान खान से मंसूब ये बयान रिपोर्ट हो चुका था कि मुझ पर हमला जनरल बाजवा ने करवाया था और फवाद चौधरी ने कल कह दिया था कि इमरान खान पर हमला कामयाब होने की सूरत में असल में मंसूबा मार्शल लॉ लगाना था। और इमरान खान ने आज कहा है कि मुझ पर हमले में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मुहाफिज भी शामिल थे। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आता है। GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही है उससे उनके अपने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और ये पूरी कहानी एक खिचड़ी बनकर रह गई है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ परवेज इलाही को झूठा साबित कर रहा है, जबकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को झूठा साबित कर रहा है। और GIT रिपोर्ट की शफाफियत पर भी सवालात उठ गए हैं। हम ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं क्योंकि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ है और उन्हें इंसाफ मिलना और तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी DPO गुजरात और उस वीडियो की है जो 3 नवंबर को इमरान खान पर हमले और मुल्ज़िम नवीद बशीर की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पंजाब पुलिस की कस्टडी से लीक हुई थी। इस वीडियो में मुल्ज़िम नवीद इमरान खान पर कातिलाना हमले का एतराफ़ करता है। फिर ये तनाज़ा उठा कि पुलिस की हिरासत में मुल्ज़िम की वीडियो किसने बनाई, कैसे लीक हुई और किसने लीक की। इमरान खान ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि DPO गुजरात ने ये वीडियो बनवा कर लीक की थी और उन्होंने वीडियो भी दिखाई जिसमें DPO गुजरात वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल देते नजर आते हैं। DPO गुजरात के ऊपर तो मेरे 2 सवाल हैं। किसने उसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? जब GIT ने DPO को कहा कि आपका हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, हमारे नीचे पंजाब गवर्नमेंट के नीचे DPO मना कर देता है। DPO वाज़े कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता, आता भी नहीं है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए DPO गुजरात सैयद गजनफर शाह को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी, मगर वो नहीं आए। लेकिन जिस दिन इमरान खान पर हमला हुआ उसके अगले दिन DPO गुजरात हमारे प्रोग्राम में आए थे और हमने उनसे मुल्ज़िम नवीद की एतराफ़ी वीडियो लीक होने के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि इसका तयन करने के लिए तहकीकात की जा रही है। ये बताइएगा, हमलावर की एक कल वीडियो लीक हुई जिस पर शोर भी बहुत मचा। जो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया, मगर एक और वीडियो सामने आ गई। ये कैसे हो रहा है? उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं और बड़ी आला सतह पे हो रही हैं। उसको वज़ीर आला साहब ने भी बहुत उसका सीरियस नोटिस दिया है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने जो है वो जितने एहलकार थे थाने के उनको मुअत्तल भी किया। उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं। उनकी भी जो है वो हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे और ये देखेंगे कि वो वीडियो कैसे लीक हुई है और किसने बनाई थी। और दूसरी वीडियो भी आप ही की कस्टडी से लीक हुई है? नहीं, ये पहली भी वीडियो जो है वो इस तरह हमारी कोई कस्टडी से लीक नहीं हुई है और जो दूसरी वीडियो है ये थाने के अंदर किसी मकाम की नहीं है, ये शायद किसी और मकाम की है। लेकिन अब मुल्ज़िम नवीद की वीडियो रिकॉर्ड कराने से मुताल्लिक मुबैना CCTV फुटेज जो तहरीक इंसाफ नज़र-ए-आम पर लाई है जिसने DPO के मौक़िफ़ पर सवाल उठा दिया है। फुटेज पर तारीख 3 नवंबर 2022 और रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। इस फुटेज के हवाले से इमरान खान का दावा है कि DPO गुजरात अपना मोबाइल फ़ोन SHO के हवाले करते हैं। SHO इस मोबाइल फ़ोन से मुल्ज़िम नवीद का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करते हैं और मोबाइल फ़ोन DPO को वापस दे देते हैं। यानी मुबैना तौर पर DPO गुजरात की मौजूदगी में और उनकी इजाज़त से मुल्ज़िम नवीद की वीडियो बनाई गई थी, मगर DPO ने हमारे प्रोग्राम में वीडियो के हवाले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था और लाइलमी का इजहार किया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आला परवेज इलाही हैं और गुजरात परवेज इलाही का आबाई शहर है और सैयद गजनफर शाह आज भी DPO गुजरात हैं। ये सारी मालूमात खुद पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद है, वेबसाइट पर मौजूद है, उन्हें नहीं हटाया गया। फवाद चौधरी से DPO गुजरात के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लॉजिक तो यही बनती है कि परवेज इलाही का खास आदमी होगा। यानी DPO गुजरात पर इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ असल में जिम्मेदारी तो परवेज इलाही पर डाल रही है और DPO का ताल्लुक परवेज इलाही से जोड़ रही है। मगर दूसरी तरफ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो GIT के सरबराह भी हैं वो भी परवेज इलाही के खास आदमी हैं और उन्हें CCPO लाहौर बरकरार रखने के लिए परवेज इलाही ने वफाक से एक लंबी खींचातानी भी की है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी गुलाम महमूद डोगर की रिपोर्ट पर भरपूर एतमाद कर रही है और इसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन कर रही है। और मज़ीद ये कि जिस तरीके से ये GIT बनी थी उस पर भी तनकीद की जाती है कि ये कोई GIT नहीं है बल्कि इमरान खान की मर्जी के पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसने इमरान खान की मर्जी के मुताबिक अपनी फाइंडिंग्स देनी है। शुरू में ही वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिखकर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में GIT पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था। आपको ये भी बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में GIT बनने की भी अपनी एक दिलचस्प दास्तान है। डॉन की 11 नवंबर की खबर के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने इमरान खान पर
कातलाना हमले और वजीराबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे में FIR के इंदराज की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। इस JIT की सरबराही DIG एस्टैब्लिशमेंट और CPO लाहौर तारिक रुस्तम चौहान कर रहे थे, जबकि इसके 4 अरकान थे। फिर 12 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT को 24 घंटे के अंदर ही तब्दील कर दिया। इस दूसरी JIT की सरबराही DRPO डेरा गाजी खान सैयद खुरम अली को दे दी गई। मगर फिर 15 नवंबर को खबर आई कि पंजाब हुकूमत ने JIT में एक दफ़ा फिर तब्दीली करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आती रही कि JIT के सरबराह बनने से पहले और फिर बाद में भी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खुद कई बार इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाते रहे हैं। उन्होंने पहली बार 12 नवंबर को जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा किया, फिर 16 नवंबर को दोबारा जमान पार्क का दौरा किया, 20 नवंबर को दोबारा जमान पार्क पहुंचे और फिर 5 दिसंबर को फिर खबर आई कि गुलाम महमूद डोगर दोबारा जमान पार्क पहुंच गए हैं। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में बनने वाली JIT का यह पूरा बैकग्राउंड है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अपनी ही पसंद की JIT पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वहां से भी एक मुखालिफ एंकर को मालूमात लीक की गई, हालांकि अदालत में जमा होने से पहले ये नहीं हो सकता। JIT के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे अगेंस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई? कौन था हमारे JIT के अंदर के JIT के अंदर से? और ये एक जुर्म है कि कोई JIT के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता जब तक वो अदालत में ना जाए। मैं जो आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूं ये सारी अदालत में जा चुकी हैं। मगर अदालत में तो ये रिपोर्ट जमा नहीं हुई है। कल तहरीक इंसाफ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आज इमरान खान ने इस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो ये रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के पास कैसे पहुंच गई है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने भी यही सवाल उठाया है कि अदालत से पहले इमरान खान के पास JIT रिपोर्ट कैसे आ गई? ने एक JIT बनाई है, उसकी सरबराही जो है वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है, और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई। इस पूरी कहानी में एक और तजाद ये है कि इमरान खान पर फायरिंग सिर्फ मुल्जिम नवीद ने की थी या और लोग भी शामिल थे। फवाद चौधरी ने JIT रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान पर हमले में 3 हमलावर शामिल थे, छतों से भी गोलियों के खौल मिले हैं। इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से। 9 बुलेट्स वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। 3 हमलावरों की बात ये JIT कह रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि अपने हमले के 4-5 दिन बाद ही इमरान खान ये बात कहना शुरू हो गए थे, मगर DPO गुजरात ने हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि ज़मीन से 11 गोलियों के खौल मिले थे, छतों से कोई खौल नहीं मिला था। कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से, किसी घर से ना एक और हमलावर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो। पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली? हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा और किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहाँ से फायरिंग हो गई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? PFSA ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एम्प्टी थी वो टोटल कुछ 11 मिली है, जिसके अंदर 9 जो है वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो है वो SMG के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो SMG के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। तो अब JIT को छतों पर से खौल कैसे मिल गए हैं, जब DPO कह रहे थे कि अच्छी तरीके से देख लिया गया है और छतों पर तो हमारे अपने स्नाइपर्स मौजूद थे। मुल्जिम नवीद की पिस्तौल की गोलियों के खौल के अलावा 2 अलग खौल भी मिले थे। ये गोलियां किसने फायर की थी ये अभी तक बात सामने नहीं आई है, मगर गजनफर अली शाह आज भी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात के DPO हैं और इमरान खान सहाफ़ियों, इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आज़म और फौज सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अपनी पंजाब हुकूमत होते हुए DPO का एहतसाब तो दूर की बात, उन्हें ओहदे से भी नहीं हटा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि मकतूल मौज़म को किसकी गोली लगी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि मौज़म को ऊंचाई से फायर किया गया और वही गोली लगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुल्जिम नवीद के वकील का दावा है कि वो गोली कंटेनर पर मौजूद इमरान खान के गार्ड ने चलाई थी, जिसे शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया।
कंटेनर से एक गोली चली है और वो सीधी जाके जो है वो मुअज्जम को लगी है। उस गोली की डायरेक्शन ये है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें। वो फायर जो है वो इसके गार्ड का लगा है। गार्ड को भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए और उस वक्त की फुटेज जो है वो तमाम एंगल से जो है वो मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई और आदमी होता तो लाजमी जो है उसी वक्त जो है वो फुटेज में भी आता और पकड़ा भी जाता। मुअज्जम शहरी वहाँ पर जांबाक हुआ, वो इमरान खान के गार्ड की गोली से लगने से हुआ। उस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके गार्ड है उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए। इमरान खान पर हमले की जो वीडियो सामने आई है उसमें भी इमरान खान के एक गार्ड को कंटेनर से फायर करते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर इसकी तहकीकात के हवाले से कोई हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं लाए गए हैं। मुलजिम के वकील इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उस पूरी कहानी में जो तीसरा तनाज़ा है वो हमले की FIR के इंदराज के हवाले से है। इमरान खान चाहते थे कि FIR में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इंटेलिजेंस अफसर का नाम शामिल किया जाए, मगर पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही थी। इमरान खान ने आज दोबारा ये बात दोहराई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस है। गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पार्टी का हेड जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में है और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में। मैं FIR आज तक नहीं कटवा सका। कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? ये मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल है। कल फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि परवेज इलाही को बुलाकर कहा गया कि अगर FIR काटी तो नताइज होंगे, लेकिन FIR के इंदराज के हवाले से मोनिस इलाही ये कह चुके हैं कि हमने तो तहरीक इंसाफ को कहा था कि अपना कोई भी बंदा SHO लगाएं और कोई भी जाकर FIR दर्ज करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे FIR ना काटने का किसी ने नहीं कहा था। और आज परवेज इलाही ने भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और ये बात दोहराई कि उनकी मर्जी का अफसर लगाने की ऑफर की थी। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ सच बोल रही है, परवेज इलाही और मोनिस इलाही सच बोल रहे हैं, या DPO गुजरात सच बोल रहे हैं? लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ मजीद सवालात CTD पंजाब पर भी उठाए गए हैं और ये सवालात भी तहरीक इंसाफ ही की खुद उठा रही है, क्योंकि CTD पंजाब की हिरासत से भी मुलजिम नवीद की एक वीडियो लीक हो गई थी। इमरान खान ने आज इस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि CTD ने तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं किया। शाम को जब एक दफा DPO उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है, 8 घंटे के लिए उसको नवीद को CTD उठा लेती है। CTD फिर एक और वीडियो रिलीज करती है रात के 12 बजे। CTD का क्या काम था उस वीडियो को रिलीज करना? CTD जब वो वीडियो रिलीज करती है जो उसकी बैकग्राउंड है वो चेंज कर देती है बाद में। CTD के जो उस मुलव्वस था उसको जब बुलाया जाता है JIT में वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। फिर से पंजाब गवर्नमेंट के नीचे है वो मना कर देता है कि मैं नहीं कोऑपरेट करता। कौन इनको रोक रहा था? अरे जाहिर है कोई ज्यादा ताकतवर फोर्स थी जो रोक रहा है इनको। लेकिन आम बात यह है कि CTD भी पंजाब हुकूमत का मातहत इदारा है और वज़ीर आला परवेज इलाही के ज़ेरे निगरानी काम करता है, तो क्या यहाँ भी इमरान खान परवेज इलाही पर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं? फवाद चौधरी ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि जब इमरान खान पर हमला हुआ तो उस जगह मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। गुजरात में और वज़ीराबाद में जो सिक्योरिटी थी वो बहुत कम थी और कतई तौर के ऊपर उसका जो मयार था वो पहले जो गुजरांवाला में जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी गई थी या लाहौर में दी गई थी उसके मुताबिक नहीं थी। वहाँ पे जो पुलिस है उसकी तादाद को भी कम किया गया और एक मौका फराहम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सके। लेकिन ये इल्ज़ाम भी परवेज इलाही पर ही जाता है, क्योंकि पंजाब में हुकूमत तो उन्हीं की है और वही वज़ीर आला है और गुजरात उनका आबाई इलाका और हल्का भी है। और DPO गुजरात हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि गुजरात में मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। इसके अलावा JIT की नाकिस तफ्तीश से मुतालिक मुलजिम नवीद के वकील ने यह सवाल भी उठाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने तो पहले ही इमरान खान पर हमले का बता दिया था, उन्हें क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? PTI के सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ट्वीट के ऊपर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने की, ये बात हमने अदालत के अंदर भी इस बात की निशानदेही की। JIT की तरफ से भी वहां पर गुलाम महमूद डोगर साहब मौजूद थे, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि एजाज चौधरी साहब को एक दिन पहले कैसे पता चल गया था कि उन्होंने अहमद चट्टा साहब को फोन करके बता दिया कि जी एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जाकर वकुआ होगा, इमरान खान के हमले के ऊपर फायरिंग होगी। और आज के दिन तक एजाज चौधरी साहब से बयान नहीं उनका रिकॉर्ड किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये इतनी बड़ी वाकया होने जा रहा था, आपको ये किसने बताया था कि इमरान खान के ऊपर हमला करने हो रहा था।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैंने कल रात अहमद चट्ठा को फ़ोन पर बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातिलाना हमला होगा, 100 कातिलाना हमला हो गया। इमरान खान पर हमला किसने करवाया, इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतज़ाद बयानात दे रही है। कल इमरान खान के नाम से बोल टीवी पर यह खबर चली कि इमरान खान को कत्ल कराने का मंसूबा जनरल बाजवा का था ताकि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जा सके। इस खबर के बाद कल फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमरान खान से मंसूब बयान गुमराहकुन और सियाक व सबाक से हटकर है। वो कल JIT के इंकशाफात से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तहकीकात के हतमी होने तक किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। मगर दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी ने कल इस बयान की तरदीद की, लेकिन कल ही काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो ये कह चुके थे कि कुछ हल्के इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे और ये भी था कि अगर इमरान खान कत्ल हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस मुल्क में मार्शल लॉ तो आर्मी चीफ ही लगा सकते हैं और मार्शल लॉ वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लगता है। तो फिर शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा दोनों एक साथ इस अमल में कैसे मुलविस हो सकते हैं। इमरान खान ने आज कहा कि हमें सिर्फ चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को है कि वो एक ताकतवर इंक्वायरी को बैक करें। अब दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं कि इस हवाले से तहकीकात कराई जाए। अब कुछ सवालात इमरान खान ने उठाए हैं, वो वफाकी हुकूमत से मुतालिक है, राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक है, जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब ने नए इल्ज़ामात लगाए हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए हैं, मुहाफिज कहकर लगाए हैं, मगर साथ में मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के वज़ीर दाखिला पर भी लगाए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ज़ाहिर है पहले से वो इल्ज़ाम लगाते आए थे, आप दोनों के नाम पहले भी उन्होंने लिए थे, 3 लोगों के नाम पहले लिए थे। अब ज़रा बात आगे बढ़ गई है। कल रिपोर्ट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाने का प्लान था इमरान खान साहब पर अगर हमला कामयाब हो जाता। आज खान साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सुनिए, मैं फिर आपके सामने सवाल रखता हूँ। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह, जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। कि शहबाज शरीफ, जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है, ये वो लोग हैं। इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं कर सकते थे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे। मेरा सवाल ये है कि कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं, तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? जी राना साहब, आप दोनों वज़ीर आज़म और आप मुलविस हैं, मगर पीछे जो मुल्क के मुहाफिज हैं उनके बगैर ये हो नहीं सकता था। ये सारा का सारा मामला बड़ी बराह रास्त किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। ज़ाहिर पहले वो नाम और ज़्यादा बराह रास्त लेते थे, कल उन्होंने एक चैनल ने रिपोर्ट किया बराह रास्त नाम ले दिया, मगर आप दोनों का उन्होंने कहा आप दोनों पीछे थे। देखिए शाहजेब, इसकी सियासत ही अब ये रह गई है कि झूठा इल्ज़ाम लगाओ, प्रोपेगंडा करो, उस प्रोपेगंडे को जब तक चले चलाओ, जब वो ख़त्म होने लगे तो फिर एक नई चीज़ जो है ना उसको निकाल के ले आओ। ये इंतहाई 2 नंबर आदमी है और ये सिर्फ झूठ नहीं बोलता, ये समझ के, इसे मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसके बाद जो है ये ड्रामा करता है। आप मुझे बताएं कि जाली गोली लगने और ज़ख़म, आप मुझे बताएं कि ये ज़ख़म अगर किसी और के होता या बाकी जितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं वो सारे ठीक हो गए, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, इसका ज़ख़म जो है वो 2 महीने हो गए ठीक नहीं हो रहा, और ऐसा ड्रामा करता है चलते हुए बैठते हुए। तो जो आदमी इस हद तक जो है वो फ्रॉड हो तो उससे आप कोई भी तवक्को जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि इस वाक़े में सिर्फ़ एक मुलज़म मुलव्वस है जिसका नाम नवीद बशीर है। वो मौके से पकड़ा गया है, पीटीआई के वर्कर ने पकड़ा है, उसको बाद में इन्होंने इनाम दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया, और उसने जो फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो भी वीडियो की सूरत में जो है वो मौजूद है। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी है और सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। इसके अलावा ये किसी इंडिपेंडेंट ज़रिए से जहाँ से ये इंक्वायरी तफ्तीश करवाना चाहते हैं ये करवाएं। JIT अगर इन्होंने बनानी थी वो नहीं बनाई इन्होंने, ये बनाएं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर करें
और वहाँ पे कहें कि जी इसकी इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए, मैं वहाँ पे जाके सबमिट करूँगा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए, आप जो है वो कमीशन बनाएं, इंक्वायरी कमीशन, हम उसमें पेश होके हम भी अपना मौक़ा पेश करेंगे, इसका भी जो है वो मौक़ा पेश किया जाए, ये भी अपना मौक़ा पेश करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका फ्रॉड जो है ये पकड़ा जाएगा। ऐसा मगर इसमें मसला ये है कि आप ज़रा वो भी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म भी चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं, अब आप भी कह रहे हैं कि अदालत जो भी करेगी आप सबमिट करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। मगर मसला ये कि आप कह रहे एक ही शख्स मुलविस है, मगर मौज़म को भी गोली तो लगी है। अब वो मुअम्मा है कि हल नहीं होके दे रहा है कि उसको किस तरीके से गोली लगी है। अगर ऊपर से गोली आ रही थी, खान साहब तो ये बयानिया बना रहे हैं कि और ज़्यादा शूटर्स मौजूद थे। डीपीओ गुजरात ज़रूर हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि छतों पर तो हमारे शार्प शूटर्स पुलिस के मौजूद थे, कोई और नहीं था, कोई खौल भी नहीं मिले। मगर अब तरीके साफ करिए 8 खौल मिले हैं छतों पर से। नहीं, देखें मामला ये है कि इसके गनमैन ने, इसके गार्ड ने जो फायर किया है वो जाके मुअज्जम को लगा है, इस बात की वीडियो मौजूद है। यानी देखें इस तरह के जब भी कोई जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, तो एक से ज़्यादा लोग जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं। इस वाक़े की दर्जन से ज़्यादा वीडियोज़ उस लम्हे की मौजूद हैं कि जब ये वाक़या हुआ। अब उसमें जो है वो पूरा एंगल जो गार्ड फायर कर रहा है, फायर जिस तरह से उसको लगा है, जिस तरह से नवीद ने जो है वो फायरिंग की है, अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पे फायर कर रहा था तो उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, या वो क्यों नहीं जो है वो वीडियो में आया, या कोई तीसरा आदमी था तो वो क्यों नहीं आया। और जो फर्स्ट मौका मुलाजा हुआ है उसमें किसी छत से कोई जो है वो चीज़ नहीं मिली। तो ये सारी जो है ये कहानी इसलिए बना रहा है कि अगर जो है इसके ऊपर मुलज़म के ऊपर जो है वो बात जो है वो तय हो जाए तो फिर इसकी कहानी कैसे आगे चलेगी। यानी इसने तो अपना फ्रॉड आगे चलाना है ना, पता ही ना चले कि जी 2 मुलज़म और थे। अब अगर 2 मुलज़म और थे तो जो इन्होंने JIT बनाई है वो गुलाम मोहम्मद डोगर के अपना जो कहने पे, जो कि इंतहाई जो है वो यानी जानबदार ऑफिसर है, तो उसके कहने पे इन्होंने बनाई है, तो वो क्यों नहीं तलाश किया उन्होंने दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। कोई एविडेंस जो है वो सामने लेके आ जाते, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ कहानी है। जिस तरह से वो साइफर की कहानी थी, मगर इसमें मसला ये है कि जो खान साहब की अपनी बातों के तजाद हैं वो अपनी जगह पर हैं, हमने आवाम के सामने भी रखे हैं। पंजाब हुकूमत वो कहता है कोऑपरेट नहीं हुआ, FIR नहीं करा सका, मगर एक इल्ज़ाम उन्होंने वफाकी हुकूमत पे भी लगाया है कि नवेद किससे बात करता था, किससे नहीं करता था, ये बात इस्टेब्लिश करने के लिए कि उसका किससे रब्ता था। वो कह रहे हैं हमने वफाकी एजेंसी को कहा मगर नहीं ताउन किया गया। सुनिए क्या कहा। JIT ये वो गलत कह रहा है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है। बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई हैं। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या वजह है इसकी? इससे आप खुद सर, मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है। मतलब JIT ने कह रहे हैं वफाकी इदारे से कहा कि दे दो इन्फॉर्मेशन, नहीं दी हमें। ये वफाकी इदारे किससे कही है, कब कही है, किसने इनकार किया है? ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर किया है इसकी एविडेंस दें। ये कैसे हो सकता है कि उसकी फोरेंसिक जो है वो ना हो? उसकी फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आप इसके लिए तैयार हैं कि जो भी मुल्जिम नवेद है वो किससे बात कर रहा था, किससे नहीं कर रहा था, उसके मोबाइल का पूरा डेटा आप देने को तैयार हैं अगर ये मांगते हैं, या वैसे भी आप देने को तैयार हैं? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ़ोन का फोरेंसिक हो चुका है। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे तकरीबन कोई 100 के करीब आदमी जो है, वैसे तो 200-250 आदमी था जो उस रैली की हिफाजत कर रहा था और उसका हिस्सा था, लेकिन 100 के करीब लोग वो बनते हैं जो बिल्कुल उस ट्रक के साथ थे, जो आगे पीछे थे। उनमें यूनिफॉर्म में भी लोग थे पुलिस के और सिविल कपड़ों में भी थे। अब उन सब के बयान जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसी जाली JIT ने जो इन्होंने बनाई है गुलाम मोहम्मद डोगर की सरबराही में, उसने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अब उनको मिसल का हिस्सा नहीं बनाया इन्होंने, उनको जो है वो अलहदा कर दिया है। तो ये बात चीज़ें जो है अब हम पैदा करने के लिए जो मिसल का हिस्सा नहीं बना रहे। अब पहली बात ये है कि JIT अपना शाहजेब, आप जितनी भी JITs बनी हैं उन तमाम JITs का आप रिकॉर्ड निकलवा लें,
उनमें पुलिस के अलावा दीगर तमाम एजेंसीज़ का एक एक नुमाइंदा होता है। JIT बनती तब है, लेकिन इन्होंने जो JIT बनाई है उसमें सिर्फ गुलाम मोहम्मद डोगर और उसके साथ उसके 2 मतहत 3 जो है वो उसकी मर्ज़ी से डाले हुए हैं। किसी एजेंसी का जो है वो बंदा उसमें नहीं है। तो वो उन्होंने जो चीज़ सूट करती थी, जिस तरह से इन्होंने ये सारी कहानी घड़नी थी या जिस तरह के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको ज़रूरत थी उसके मुताबिक, मगर एक और इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं, पहले कॉपी इनको दी है अदालत में, बाद में जमा कराई है कि मुलजिम नवेद को जो वकील फराहम किया है वो भी आप लोगों ने किया है। उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, वो उसमें भी आप लोगों का किरदार है कि वो जो बयानियाँ आप बनवाने में भी आप लोग पीछे हैं। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। देखें, मामला ये है कि नवीद जो है उससे कोई हमारा तल्लक साबित कर दें ये। अब देखें, बाद में जब ये मुअज़्ज़म शहीद हुआ है तो मुअज़्ज़म के घर ये भी गए, इन्होंने भी अफसोस किया है, इन्होंने भी रब्ता किया है, हमने भी किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस मामले में नवीद जो है जब वो अदालत में जाएगा या वो अदालत में पेश होगा, उसका कोई बंदा भी वकील हो सकता है या उसकी कोई भी वकालत कर सकता है। लेकिन मामला ये है कि नवीद का किसी ऐसे यानी अपना जो है वो बंदे से राब्ता हो जिससे हमारा राब्ता हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। कोई चीज़ ऐसी जो है वो सामने ना आई है, ना आ सकती है, क्योंकि है नहीं है। ऐसा मगर लेकिन ये जो है ये आप देख लें कि कितनी डिठाई से जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऐसा मगर एक और देखें ना, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी एजेंसी के लोग मुलविस हैं, मुल्क के मुहाफिज मुलविस हैं, और अपने इल्ज़ाम को इस बात से तक़वियत देते हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ और एजेंसियों में अभी तक मेरे राब्ते हैं और उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस किस्म का प्लान बन रहा है मुझे मारने का। जिसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो 3 शख्सियात के नाम लिए थे जिसमें आप वज़ीर आज़म और एक सरकारी अफसर शामिल थे। और अब मज़ीद तक़वियत देने के लिए अब वो ये कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ मुलजिम नवीद का जिसमें वो फेल हुआ। वो ज़रा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। नवीद के ऊपर जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर 2 चीजें वाज़ेह सामने आ गई। एक, जब नवीद से पूछा गया कि किन किन लोगों ने, सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी ने आपको कांटेक्ट किया था, उसने कहा नहीं किया था, झूठ निकला। दूसरा इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको ट्रेनिंग थी पिस्टल शूटिंग की, उसने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो फिर झूठ साहब आ गया पॉलीग्राफ के ऊपर। ईरान साहब, एजेंसी के अंदर से लोगों ने बताया था क्योंकि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मेरा ताल्लुक है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गया नवीद। चलें देखें, अब इसने पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है। शाहज़ेब, ये इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना ये करवा दें। अगर ये सच्चा साबित हो जाए ना तो जो फिर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना हम वो अपने सर ले लेंगे। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं। यानी ये इतना झूठा आदमी है कि हर चीज़ को जो है वो झूठ बयान करता है। देखें, मामला ये है कि अब मेरी ये बात जो है इसको अदरवाइज़ ना लिया जाए। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से नवीद ने हमला किया है, जिस तरह का वो नवीद के पास पिस्टल था, आप मुझे बताएं कि मुनज़्ज़म या जिस तरह की ये बात बता रहा है कि जी इस तरह से साजिश हुई, उस साजिश के पीछे फ़लाँ लोग थे और वो साजिश इस तरह से इम्प्लीमेंट हुई। आप मुझे बताएं कि जो ऐसी साजिशों के नतीजे में जो काम होते हैं या हमले होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो ऐसे होते हैं। वो मगरान साहब देखें, अब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर बहरहाल हमला हुआ है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म तो मंतकी अंजाम तक तो पहुंचनी चाहिए ना तहकीकात। तो कोई ऐसा तो ना हो कि ये भी एक मुअम्मा ही रह जाए, पता ही ना चले क्या हुआ था। नहीं, ये मुअम्मा बनाना चाहते हैं। देखें ना, बात यह है कि अगर ये मुअम्मा ना बने तो इनका तो फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो फ्रॉड कर रहा है ये इसीलिए कर रहा है कि ये मुअम्मा बने। ये मुअम्मा इसने आज यही बनाया कि जी 2 और थे, अब ढूंढें जी 2 और कौन थे। वो 2 आप सारी अपना ज़िंदगी तलाश करते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं। तो ये मुअम्मा इस मामले को बनाना चाहता है। ये इस मामले को मुअम्मा बनाए बगैर तो इसका काम चलेगा नहीं आगे। बहुत शुक्रिया। तो साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब पर भी आज खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया दीगर सहाफ़ियों के साथ। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास क्या मालूमात है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफ़ा फिर सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, DPO गुजरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी कहानी क्या है, जिन सहाफ़ियों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं। मीर साहब,
बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये स्टोरी आपने ज़ाहिर है देखी भी है, कवर भी की है। बजाय इसके कि वो परवेज़ इलाही साहब से पूछें, परवेज़ इलाही साहब की वहाँ हुकूमत है, सीटीडी भी उनके मातहत है, डीपीओ गुजरात भी उनके मातहत है, उन्हीं का इलाका है, मगर वो एतराज़ उन्हें सहाफ़ियों पर है। हालांकि दुनिया भर में ज़ाहिर है सहाफ़ी को खबर मिले और ख़बर ऐसी हो कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पर हमला हुआ है तो वो कौन नहीं रिपोर्ट करेगा, हमलावर की फुटेज हो तो कौन नहीं रिपोर्ट करेगा। मगर खान साहब सहाफ़ियों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्या वजह है कि वो पंजाब में नहीं करा पा रहे हैं अपनी मर्ज़ी के काम? शाहज़ेब भाई, मुझे तो जब आज इमरान खान साहब सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और फिर अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे कि देखें जो डीपीओ है उसने मुल्ज़िम नवीद का बयान जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड किया और फिर मेरे मुखालिफ सहाफ़ियों को दे दिया और फिर उसने शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार कर दिया, तो मुझे तो उन पर तरस आ रहा था। और ये मैं कोई तंज़ नहीं कर रहा, मुझे वाकई उन पर तरस आ रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये वही इमरान खान है जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को रावलपिंडी में शहीद किया गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं ये प्रो अमेरिकन थी और इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी वो इनके ख़िलाफ़ हो गई थी और इनका यही अंजाम होना था। तो मैं सोच रहा था कि लियाकत अली ख़ान का जिक्र कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र नहीं किया कि उनकी अपनी पार्टी जब हुकूमत में थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातलों को सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रही थी और जब वो नहीं कामयाब हो रही थी तो ये इमरान खान साहब उस पर कितनी तनकीद किया करते थे। तो आज वही इमरान खान साहब जो हैं वो एक डीपीओ जो है उसके सामने अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इमरान खान है, ये इतना बड़ा लीडर है, इसकी पार्टी के लोग कहते हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, तो अगर इनका अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता, ये कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक फ़ौजी अफसर, इनके खिलाफ मैं FIR दर्ज करवाना चाह रहा हूँ और मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, बेबसी का रोना रो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं ये FIR दर्ज नहीं हो सकती। और फिर वो कहता है जी डीपीओ जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा और डीपीओ जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर साहब डीपीओ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो चीफ मिनिस्टर डीपीओ को प्रोटेक्ट कर रहा है और इमरान खान चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा तजाद है। तो इतने तजादात के साथ एक ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स इमरान खान जो है उसके साथ तो आपको और मुझे हमदर्दी करनी चाहिए। छोड़ दें इस बात को कि उन्होंने किन किन सहाफ़ियों के नाम लिए। सहाफ़ी जो है उसको अगर कहीं से कोई ख़बर मिल गई है तो उसने तो वो ख़बर जो है वो ब्रेक करनी है, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। ये तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी कि इन्होंने मुल्ज़िम नवीद का बयान जो है वो फ़ौरन नशर कर दिया, तो इसका मतलब है वो बड़े एक्टिव लोग हैं और उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक वो ये कहते हैं कि जी ये सारे हमारे मुखालिफ थे तो इसका भी मैं बड़ा लंबा जवाब दे सकता हूँ। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है और वो सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो एक वाहिद आदमी जो उस हमले में अपनी जान से चला गया, मौज़म, उसका पोस्टमार्टम किसने नहीं होने दिया और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। और अगर मौज़म का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो ये जो पूरी जो साजिशी कहानी है इसका कुछ भी नहीं निकलना इसमें से। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि डीपीओ गुजरात जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम हुआ था। अब मगर ज़ाहिर सवाल उठ रहा है कि मौज़म को फिर किसकी गोली लगी थी, क्योंकि एक जो कंटेनर है उस पर एक और गोली चली थी। नहीं हुआ, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मगर उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो जो गोली है वो चली या नहीं चली। तो अब बहुत सारे सवाल उठ गए। अब ज़ाहिर मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन पर हमला हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मगर इस वक्त ये जो रुकावटें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि उनका अपना चीफ मिनिस्टर उनके कहने में नहीं है और उनकी बात नहीं मान रहा है, या फिर इसलिए आ रही है कि इमरान खान साहब की भी दिलचस्पी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसी डायरेक्शन में तहकीकात जाएं जो मैं बयानिया बना सकूं शहबाज शरीफ के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। वरना अगर जनरली इमरान खान साहब भी नहीं चाह रहे कि इसकी तहकीकात हो। बयानिया तो वो एक शख्स के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में कल उन्होंने खुल के कह दिया है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुझे कत्ल कराने की साजिश में मुलव्वस थे। अब ये जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पता नहीं वो खामोशी से
लोगों के साथ गुफ्तगू में सारी बातें क्यों कर रहे हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके एक नहीं इसके बहुत से गवाह मौजूद हैं। मगर हाफिज भाई साहब, इसमें भी एक इशू है। और अब इसमें भी एक मसला ये कि वो कहते हैं कि जी इमरजेंसी लगाना चाहते थे, इसलिए मुझे कत्ल कराना चाहते थे और मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। अब मार्शल लॉ तो हुकूमतों के खिलाफ लगता है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लगता है, वो वजीर आजम है, मगर आज भी वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का भी नाम ले रहे थे कि इन्होंने बड़े कत्ल कराए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कराई है, तो ये मुलविस हैं। तो ये सारे एक साथ कैसे मुलविस हो सकते थे? देखें, इसलिए तो मैंने 2-3 दफ़ा ये गुस्ताखी की है कि इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब बोल रहे हैं। काश के शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब भी बोलें और वो बताएं कि किस दिन कहाँ पे कितने लोगों के सामने जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी को कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस लो। इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते, बाजवा साहब डिनाई नहीं कर सकते, इसको शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब डिनाई नहीं कर सकते। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। और जब पहली दफ़ा बाजवा साहब ने ये बात की कि तहरीक अदम एतमाद वापस लो, तो वहाँ पे जिन लोगों ने रेजिस्टेंस की उसमें बिलावल साहब भी थे, उसमें खालिद मक्सी साहब भी थे जो BAP के लीडर हैं, उसमें अख्तर मैंगल साहब भी थे। तो उसके बाद फिर बाजवा साहब ने इन 2 के साथ अलहदा मीटिंग की, शहबाज शरीफ साहब के साथ और जरदारी साहब के साथ। तो इन्होंने दोबारा इनकार किया। फिर बाजवा साहब ने इनको प्रेशराइज किया, शहबाज शरीफ साहब को, अकेले जरदारी साहब को निकाल दिया बीच में से और उनको मजबूर कर दिया मई के महीने में कि आप असम्बली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करवाएं। तो ये क्या हो रहा था? तो वो आदमी जनरल कमर जावेद बाजवा जो इमरान खान साहब को हेल्प आउट कर रहा था, इदारे की पॉलिसी कुछ और थी कि हमने न्यूट्रल रहना है, लेकिन बाजवा साहब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि डिनाई करें शहबाज शरीफ साहब, डिनाई करें आसिफ जरदारी साहब, नहीं डिनाई करेंगे, ये कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर मैं और भी बहुत कुछ बता दूंगा। और हामिद साहब, अब ज़ाहिर हमारे मुल्क की तारीख बढ़ी हुई है, लियाकत अली खान साहब से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक और दीगर ऐसे वाक़यात हैं, और इसलिए बड़ा लाजमी है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके हक़ाइक़ सामने आए। हमारे मुल्क की ये भी तारीख भरी हुई है कि इदारों ने मुतादिद वाक़यात में तहकीकात नहीं होने दी हैं। अब इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी लिख दिया है चीफ जस्टिस को कि जी आप कराएं तहकीकात, फुल कोर्ट के ज़रिए करा लें। तो कैसे होंगी तहकीकात? ज़ाहिर ये तो लाजमी होना चाहिए कि पता चले कि हुआ क्या था। नहीं, देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ अब जनरल बाजवा साहब को एक कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि मेरी वो जो एक पॉपुलैरिटी की मिथ थी वो शायद अब वो मिथ ख़त्म हो रही है और शायद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो वो अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए वो अब एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उनका नया नैरेटिव जो है वो ये है कि ना शहबाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़िम है, ना राना सनाउल्लाह मरकज़ी मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम जनरल कमर जावेद बाजवा है, ताकि लोग कहें कि देखो कितना बहादुर लीडर है कि ये जो साबिक आर्मी चीफ़ है ये उसको टारगेट कर रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो बाजवा साहब जो है वो तो इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसके सबूत मौजूद हैं, इसके गवाह मौजूद हैं। और ये अगर पॉलीग्राफ टेस्ट हो ना, इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, जिस तरह वो कह रहे थे कि जी नवीद का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसका झूठ सामने आ गया, तो इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के पास में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।